हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम मंथन। मेरा नाम है आकाश साहू। ये है हमारा प्रस्ताव से संबंधित दूसरा वीडियो। पिछले वीडियो में हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव इत्यादि के बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे निंदा प्रस्ताव के बारे में। तो निंदा प्रस्ताव को याद करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव के साथ उसके कुछ प्रमुख अंतर के साथ उसको क्लियर किया। यहाँ पर मैं प्रमुख अंतर के साथ इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर मैंने कुछ दिन पहले ही एक विस्तृत वीडियो बनाया था, जिसमें केवल और केवल अविश्वास प्रस्ताव के बारे में ही बताया गया था। और ऐसा मैंने इसलिए किया था क्योंकि उससे कुछ दिन पूर्व ही अविश्वास प्रस्ताव जो था वह लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था और उस पर जो है वोटिंग होना था। तो अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है और उसके ऊपर क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। यदि प्रस्ताव के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम चांसेस है कि अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर ही आए, क्योंकि वह अभी करंट अफेयर्स का ही टॉपिक है। तो मैं रिकमेंड जरूर करूंगा कि आप जो है वो अविश्वास प्रस्ताव वाला जो वीडियो है उसको जरूर देखें। इसके अलावा अविश्वास प्रस्ताव का वीडियो देखने के बाद निंदा प्रस्ताव में यदि आपको कोई डाउट होगा तो वह भी क्लियर हो जाएगा। इस कारण मैंने निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव को कंपेयर के साथ बताया हुआ है। इसके अलावा हम विश्वास प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निंदा प्रस्ताव के ऊपर। तो निंदा प्रस्ताव में जो पहला पॉइंट बना हुआ है वह यह है कि लोकसभा में इसे लाने का कारण बताना आवश्यक होता है। लोकसभा में जब निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है तो वह क्यों लाया गया है इसका कारण बताना आवश्यक होता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव में लोकसभा में इसे लाने का कारण बताना आवश्यक नहीं होता है। तो पहला अंतर तो यह हो गया। लेकिन इन दोनों में निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव में एक समानता भी होती है। वह समानता क्या होती है? पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लोकसभा और लोकसभा। अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव ऐसे प्रस्ताव है जो केवल और केवल लोकसभा में ही लाए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं लाए जा सकते। इसके पीछे का कारण क्या है यदि आपको जानना है तो आपको अविश्वास प्रस्ताव वाला वीडियो देखना होगा, क्योंकि उसमें मैंने इसका कारण भी बताया है। तो लोकसभा में इसे लाने का कारण बताना जरूरी रहता है, किसमें, निंदा प्रस्ताव में। और अविश्वास प्रस्ताव में लाने का कारण जो है वह बताना आवश्यक नहीं होता है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो किसी एक मंत्री या पूरे मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है क्या चीज? निंदा प्रस्ताव जो है वह किसी एक मंत्री या कि मंत्रिमंडल या फिर पूरे मंत्री परिषद के खिलाफ लाया जा सकता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव जो है वह पूरे मंत्री परिषद के ही विरुद्ध लाया जा सकता है। इसमें जो है किसी एक मंत्री या फिर मंत्रिमंडल के खिलाफ नहीं लाया जा सकता अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव को पूरे मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जाता है, जबकि निंदा प्रस्ताव को किसी एक मंत्री या फिर मंत्रिमंडल या फिर पूरे मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। तो यह दूसरा एक प्रमुख अंतर है निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव में। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो यह किसी एक मंत्री या मंत्री परिषद की नीतियों या कार्यों के खिलाफ लाया जाता है। तो जैसे कि हमको जब निंदा प्रस्ताव या फिर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो उसका कारण क्या होता है हमको यह भी जानना जरूरी है। तो जैसे कि मान के चलिए कि कोई एक वित्त मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत या फिर गृह मंत्रालय के अंतर्गत या फिर रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कोई ऐसा विषय या फिर कोई ऐसी नीति है जो केंद्र सरकार ने लागू की है और उसकी निंदा करनी हो या फिर उसके कार्य जो है उसकी निंदा करनी हो, तो हम निंदा प्रस्ताव लाते हैं। कब? किसी एक मंत्री या फिर पूरे मंत्री परिषद के खिलाफ भी इसे ला सकते हैं। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव जो रहता है वह कब लाया जाता है? यह लोकसभा में मंत्री परिषद के विश्वास के निर्धारण हेतु लाया जाता है। मतलब जब विपक्ष को ऐसा लगता है कि जो केंद्र सरकार है वह अपना जो विश्वास मत है वह हासिल नहीं कर पाएगी लोकसभा में, तो विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। यहाँ पर दोनों में एक और समानता है, निंदा प्रस्ताव हो या अविश्वास प्रस्ताव हो, यह दोनों विपक्ष के द्वारा ही लाया जाता है केंद्र सरकार के विरुद्ध। तो हमने दो समानताएं देख ली निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव में। कौन कौन सी? पहली तो थी कि यह दोनों लोकसभा में ही लाए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं लाए जा सकते। दूसरा, विपक्ष के द्वारा लाया जाता है निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव भी जो है वह विपक्ष के द्वारा ही लाया जाता है। किसके खिलाफ लाया जाता है? केंद्र सरकार के खिलाफ लाया जाता है। तो प्रमुख अंतर जो है वो तो मैंने बोर्ड पर लिखे हुए हैं, लेकिन समानताओं को मैंने नहीं लिखा है, वह जानबूझकर नहीं लिखा है ताकि आप अविश्वास प्रस्ताव वाला वीडियो देखें और आपको वो चीज क्लियर हो।
इसके बाद फोर्थ पॉइंट जो है उससे मैं पढ़ लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा है, उसको मैं पहले समझाऊंगा। निंदा प्रस्ताव में सरकार की निंदा का भाव होता है। यदि निंदा प्रस्ताव पारित हो जाए तो सरकार को अल्पमत मान लिया जाता है एवं विपक्ष उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। अब यहाँ पर मैं अविश्वास प्रस्ताव को भी पढ़ लेता हूँ। अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, अर्थात सरकार जो है वह गिर जाती है। तो निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव में फिर अंतर क्या हुआ? तो निंदा प्रस्ताव क्या रहता है कि वह सरकार के किसी एक मंत्री या फिर पूरे मंत्रिपरिषद के खिलाफ निंदा का भाव उसमें निहित होता है। जब निंदा प्रस्ताव जो है वह लोकसभा में पारित हो जाती है तो हम क्या मान लेते हैं कि सरकार अल्पमत है, उसके खिलाफ हम अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को गिरा सकते हैं। इसमें मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं होती है। मगर यदि निंदा प्रस्ताव पारित हो जाता है तो जो सरकार होती है वह स्वयं ही अपना इस्तीफा दे देती है, क्योंकि वह जानती है यदि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो सरकार गिर जाएगी। तो निंदा प्रस्ताव में सरकार गिरती नहीं है या फिर सरकार को इस्तीफा, मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना आवश्यक नहीं है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव यदि पारित हो जाए तो फिर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। इसके बाद हम बात करते हैं विश्वास प्रस्ताव की। तो विश्वास प्रस्ताव है वह क्या चीज होता है? बहुमत दल के नेता द्वारा लाया जाता है बहुमत प्रदर्शित करने के लिए। वास्तव में जब विश्वास प्रस्ताव कब लाया जाता है? जब चुनाव होते हैं, आम चुनाव होते हैं और जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, जैसे वर्तमान में 2014 में जब चुनाव हुए थे तो उस टाइम पे सरकार जो मोदी जी थी उसकी जो भाजपा की जो पार्टी थी वह सबसे बड़ी पार्टी थी। तो उनकी भाजपा के बहुमत दल का नेता कौन था? नरेंद्र मोदी था। तो नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति के सामने अपना बहुमत प्रदर्शित करने के लिए विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। कहाँ? लोकसभा में। देखिए यहाँ पर क्या है कि विश्वास प्रस्ताव जो है वह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा और बहुमत को प्रदर्शित किया जाएगा। उसके पश्चात ही जो है जब बहुमत उनको प्राप्त हो जाएगा तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री को और मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। तो आपको याद रखना है बहुमत दल के नेता द्वारा लाया जाता है क्या? विश्वास प्रस्ताव बहुमत प्रदर्शित करने के लिए। यदि आपको याद नहीं होता है ये चीज तो आप अविश्वास प्रस्ताव के थ्रू याद कर सकते हैं, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव जो है वह विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। तो जो विश्वास प्रस्ताव है वह पक्ष के द्वारा या फिर बहुमत दल के नेता के द्वारा लाया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं स्थगन प्रस्ताव के बारे में। तो स्थगन जो था वो क्या चीज थी उसके बारे में हमने बताया था। स्थगन जो है वह लोकसभा अध्यक्ष जो है वह उसका अधिकार के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे स्थगन प्रस्ताव के बारे में। तो स्थगन प्रस्ताव होता क्या है? किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर सदन में चर्चा करने के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित करने हेतु, जैसे यहाँ पर फिर से मैं एग्जांपल अगर लेना चाहूंगा तो केरल वाला जो भारत एग्जांपल उसी को ले लेते हैं। जैसे केरल में बाढ़ आया हुआ वर्तमान में और संसद सत्र चल रहा है और उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, तो स्थगन प्रस्ताव जो है किसी भी सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य के द्वारा, और उस पर जो वर्तमान में जो कार्रवाई हो रही है उसको स्थगित करके केरल के बाढ़ के ऊपर चर्चा की जाएगी, क्योंकि वह स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। लेकिन ये सारे के सारे जो प्रस्ताव हैं वह लोकसभा अध्यक्ष या फिर जो राज्यसभा के सभापति है उसके अनुमति के द्वारा ही लाया जाता है। तो इस पर और भी कुछ पॉइंट बने हुए हैं। तो जो सेकंड पॉइंट है वह है 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। तो 50 सदस्यों का जब भी कोई स्थगन प्रस्ताव लाया जाएगा तो उसमें 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। उसके पश्चात ही जो स्थगन प्रस्ताव है वह लोकसभा अध्यक्ष या फिर राज्यसभा के सभापति के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और उसके पश्चात लोकसभा अध्यक्ष या फिर राज्यसभा का जो सभापति होगा वह उस पर विचार करेगा और अनुमति प्रदान करेगा या फिर अनुमति प्रदान नहीं भी कर सकता है। यहाँ पर जो 50 सदस्यों का समर्थन जिसमें हस्ताक्षर होना आवश्यक है वह निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव में भी लागू होता है, जिसको मैंने अविश्वास प्रस्ताव में बताया था। तो यहाँ पर दो समानताओं के अलावा एक और समानता यह भी है कि जब निंदा प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो उसमें लोकसभा के 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। उसके पश्चात वह जो प्रस्ताव है वह लोकसभा अध्यक्ष के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष उस पर विचार करेगा और उससे यदि लगता है कि इसे सदन में देना चाहिए तो वह क्या करेगा, सदन में
विचार करने की अनुमति देगा या फिर उसे लगता है कि इस पर विचार नहीं करना चाहिए तो वह अनुमति प्रदान नहीं भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है जो लोकसभा में ही बस ये कार्रवाई हो सकती है। जो स्थगन प्रस्ताव है वह दोनों सदनों में लाया जा सकता है, लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अंतर हो जाता है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। तो सदन का कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को पेश कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए, आप लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य हो तो आप स्थगन प्रस्ताव ला सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं कि आप मंत्रिपरिषद के हिस्सा हो या फिर मंत्रिमंडल का हिस्सा हो तभी आप स्थगन प्रस्ताव लाएंगे। आप लोकसभा या फिर राज्यसभा के आम सदस्य हैं तो भी स्थगन प्रस्ताव ला सकते हैं। इसके अलावा स्थगन प्रस्ताव पर पांचवा जो पॉइंट है, स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कम से कम 2.5 घंटे की होती है। मतलब आप कह सकते हैं कि मिनिमम 2.5 घंटे की चर्चा स्थगन प्रस्ताव पर होनी चाहिए या फिर 2.5 घंटे से अधिक समय तक के भी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। लेकिन 2.5 घंटे से कम समय तक के स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होगी। 2.5 घंटे से अधिक समय या फिर 2.5 घंटे तक के चर्चा होनी आवश्यक है। इसके अलावा स्थगन प्रस्ताव में और भी बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे कि यदि कोर्ट में कोई मामला विचाराधीन है तो फिर उस ऐसे मामलों को स्थगन प्रस्ताव के अंतर्गत नहीं लाया जाता इत्यादि। लेकिन जो एग्जाम में महत्वपूर्ण है उसके हिसाब से मैंने स्थगन प्रस्ताव को पढ़ाया है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रस्ताव वाला पॉइंट जो वीडियो है वह समाप्त होता है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्नकाल, शून्यकाल इत्यादि के बारे में कि वह क्या होती है, और समितियां जो होती है संसद के अंतर्गत जो संसदीय समितियां होती है उसके बारे में भी हम अगला वीडियो बनाएंगे।